दोस्तों नमस्कार। द मूक नायक में आपका स्वागत है। आज एक बड़े ही ज्वलंत विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं और डॉक्टर विक्रम हरिजन हमारे साथ हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के प्रोफेसर हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि नालंदा को किसने जलाया। दरअसल हाल के दिनों में 19 तारीख के आसपास जब प्रधानमंत्री नालंदा गए थे, तो वहाँ पर नए कैंपस का उन्होंने उद्घाटन किया था। और वहाँ आप देखिए कि जिस तरीके से जदयू ने और नरेंद्र मोदी ने जो है नालंदा की क्रेडिट लेने की कोशिश की, नए कैंपस की, नए यूनिवर्सिटी की। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अचानक से लिखना शुरू किया कि नालंदा को किसने जलाया। और फिर बहुत सारे इतिहासकार इसमें आ गए और उन्होंने कहा कि जो है नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया। और फिर कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के आए और उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने लिखा है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया। तो हम अपने दर्शकों के लिए एक संतुलित और जो निष्पक्ष स्टैंड है उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर विक्रम हरिजन के साथ ये बातचीत आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और डॉक्टर विक्रम हरिजन, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो बहस चल रही है, इस बहस में हम कैसे अपनी राय बनाएं और सच्चाई क्या है, नालंदा को किसने जलाया। धन्यवाद नंदलाल भाई आपको। बहस शुरू करने से पहले मैं एक बार यह बता देना चाहता हूं कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहासकार का क्या कर्तव्य होता है। और पूरे वर्ल्ड का अगर सिनारियो हम लें तो अगर रोमन हिस्टोरियंस सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरियोग्राफी में रोमन हिस्टोरियोग्राफी को, ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी को जगह दी गई, वेस्टर्न हिस्टोरियंस को जगह दी गई है। उनके अनुसार हिस्ट्री का मतलब होता है एक स्टोरी, एक अतीत का अध्ययन, इस तरह की बातें बताई गई है। बाद में इसमें बहुत चेंजेस आए हैं बाद के इतिहासकारों में, जिसमें आपके सबसे बड़ा नाम E.H. कार का आता है। उन्होंने एक किताब लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री। उस किताब के अनुसार इतिहासकार और इतिहास के तथ्यों के बीच में एक अंतहीन संवाद होता है, अतीत का अंतहीन संवाद होता है। इसी बात को आज के संदर्भ में माना गया है। अगर हम चाइनीज इतिहासकारों का नाम लें तो उन्होंने चाइनीज इतिहासकारों ने इतिहास को सी शब्दों में डिवाइड किया, सी शब्द से परिभाषित किया। सी मतलब SHI सी का मतलब यहाँ पे वह नहीं है, बल्कि सी का मतलब रिकॉर्डिंग द पास्ट विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट। शुरुआती दौर में सी का अर्थ होता है राजाओं का इतिहास लिखना, बाद में इसका विस्तार किया जाता है। इस्लामिक इतिहासकारों में बहुत महत्वपूर्ण इतिहास लेखन किया है पूरे वर्ल्ड के इतिहास में। तो इस्लाम में जो इतिहास का मतलब होता है उसको कहते हैं अखबार, और दूसरा शब्द कहते हैं तारीख। तारीख का मतलब इतिहास और अखबार का दूसरा शब्द है। और उनका इतिहास लेखन पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट के आधार पे इतिहास लेखन किया। भारत के संदर्भ में आएंगे तो भारत में इतिहास को इतिहास ही कहा है, और ज्यादातर भारतीय इतिहास लेखन, खासकर चूंकि ये बात प्राचीन समाज से और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो उस संदर्भ में ये कहा जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास लेखन किंवदंतियों पे आधारित है। और किंवदंतियों का मतलब होता है कि ये स्टोरी पे आधारित होता है, जिसका सीधे सीधे रिटन डॉक्यूमेंट से जोड़ा नहीं जाता है। तो भारत का इतिहास को लेकर के बहुत अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित हैं। बहुत से इतिहासकार तो ये कहते हैं कि प्राचीन काल का भारत का इतिहास लेखन हुआ ही नहीं है। लेकिन बाद में रोमिला थापर से लेके तमाम जब अशोका पीरियड की बात होती है, गुप्ता पीरियड की बात होती है, तब ये कहते हैं कि भारत का इतिहास लेखन हुआ है। और उसमें जो महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है वो है आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री का। और आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री भारत में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और नालंदा के संदर्भ में भी आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री का बहुत
इम्पोर्टेंस है, और ये इसी संदर्भ में कहा गया। तो इन दोनों के बीच में एक कड़ी ये है कि इतिहास लिखने की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स होता है। तो प्राथमिक सोर्स क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी को समझने के लिए, यह एक इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले ये भारत में बताया था कि नालंदा नामक जगह पे एक नालंदा यूनिवर्सिटी है। उसी ने सबसे पहले ये बात बताई थी। उसके बाद से ये बहस छिड़ गई कि पूरे वर्ल्ड में नालंदा नामक एक ऐसी जगह है जहाँ पे करीब 90 लाख छात्र पढ़ते थे, और इनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती थी। न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत के छात्र यहाँ पे आते थे। भारत में भी नागार्जुन और आपके ऐसे कुछ इतिहासकार रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। यह एक इम्पोर्टेंट बात है। अब बहस की बात हम करते हैं, तो बहस में सबसे बड़ी बात ये सामने खुलकर आ रही है, भारत के संदर्भ में इतिहासकारों का नज़रिया हमें समझना चाहिए। भारत में कई स्कूल हैं इतिहास को, जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, आपके उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं, इन्हीं को कॉलोनियल हिस्टोग्राफी भी कहते हैं। सबाल्टर्न स्कूल है, दलित इतिहासकार हैं, और ये प्रमुख इतिहासकार हैं। और इन प्रमुख इतिहासकारों की जो श्रेणियां हैं जिसपे एक बहस है नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के, मसलन बहुत से, जैसे उदाहरण के रूप में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जिसमें देवी चट्टोपाध्याय का नाम आता है, और इसी संदर्भ में इन्होंने हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म को लेकर के एक तिब्बत यात्री हैं, उन्होंने लिखा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इस सो कॉल्ड पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से लोगों ने जलाया था। कुछ लोगों ने, इसी में एक कहानी बताई जाती है कि यहाँ पे जो तीर्थंकर थे जिसको इतिहासकारों ने, इन्होंने तारा नाम के इतिहासकार ने ये कहा है कि ये ब्राह्मण थे और श्रवण बुद्धिस्ट थे। इन दोनों के माध्यम से बात होती है, कहते हैं कि इन तीर्थंकरों को बुद्धिस्टों ने पानी नहीं पिलाया, इससे वो नाराज हो गए और उनका अपमान किया था। नाराज होकर के इन्होंने सूर्य यज्ञ किया, और सूर्य यज्ञ करके करीब 12 वर्षों का सूर्य यज्ञ हुआ, और उस 12 वर्षों के सूर्य यज्ञ में एक चिंगारी निकलती है। वह चिंगारी जाकर के नालंदा यूनिवर्सिटी पे गिरती है, और जिससे वो जलकर राख हो जाती है। अब यह बात अगर वैज्ञानिक तर्कों पे देखें तो मुझे ये सत्यता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए सत्यता प्रतीत नहीं होती है कि क्या इस किंवदंती के माध्यम से 12 वर्ष का यज्ञ हम करें, और यज्ञ करने के बाद कोई चिंगारी पैदा हो, और वो चिंगारी जाकर के एक यूनिवर्सिटीज के ऊपर गिर जाए और जलकर राख हो जाए। और ये भी कहा गया कि 3 महीना तक एक यूनिवर्सिटी जलती रही। तो ये एक अतिशयोक्ति की बात होती है। तो मैं इस कथन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि ये सत्य होगा। इसके पीछे कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है, केवल कहावतों की बात है। इसी बात को एक दूसरे लिम्फा नामक इतिहासकार रिपीट करते हैं, इसी कहानी को। तो मैं इस कहानी को भी तरजीह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि किंवदंतियों से इतिहास नहीं चलता है। यह कहीं कहानी गई है। इसके बाद कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार आते हैं जो ये कहते हैं कि इन्होंने सीधे सीधे नालंदा पे नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि करीब 8400 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया, जिसमें रोमिला थापर बड़ा नाम है। डीएन झा का ना, डीएन झा ने भी इस स्टोरी को रिपीट किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डीएन झा की बात भी खारिज में करता हूँ। रोमिला थापर ने सीधे सीधे नाम न लेकर के इन्होंने कहा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, सो कॉल्ड मुस्लिम आक्रमणकारियों ने करीब 8400, वो भी कोई आर्कियोलॉजिकल बेस्ड आर्गुमेंट नहीं है, मैंने अब तक नहीं देखा, हो सकता है कहीं पे कहीं हो तो बात अलग है। दूसरा विचारधारा इसी मार्क्सवादी विचारधारा के श्रेणी में, या राष्ट्रवादी विचारधारा के श्रेणी में आप कह सकते हैं, मुस्लिम इतिहासकार हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में। और कुछ इतिहासकार जैसे
सुलेमान नामक एक इतिहास, सुलेमान नदवी भारत के एक तमाम बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। उर्दू में लिखते हैं ये। करीब 60-70 वर्षों पहले उन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख के हवाले से वो कह रहे थे कि अ, बख्तियार खिलजी तो नालंदा में पहुंचा ही नहीं, और लिहाजा जब नालंदा में पहुंचा नहीं तो जलाने की बात भी नहीं आती। और इनका इतना बड़ा नाम है कि चूंकि यह लेख उर्दू में है, ये चर्चा का विषय आया था। फिर इसी लेख को कहते हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, अ, भारत के इतिहासकारों का एक संगठन है, खासकर इसमें लेफ्ट, राइट और राष्ट्रवादियों का, और इसमें विशेष रूप से लेफ्ट का और तमाम जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, कट्टर राष्ट्रवादी नहीं, लिबरल राष्ट्रवादियों का इतिहासकार का ग्रुप है। उसमें इन्होंने इस बात को जिक्र किया था कि बख्तियार खिलजी तो नालंदा पहुंचा ही नहीं था, जिसकी वजह से ये बात नहीं मानी। इस विवाद का दूसरा जन्म देते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी। राम पुनियानी आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि रोमला थापर के हवाला देते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि बख्तियार की ये घटना 11वीं-12वीं शताब्दी की है, जबकि इनका ये कहना है कि सेन वंश, बंगाल में सेन वंश का राज होता है, और सेन वंश ने बख्तियार खिलजी के पहले ही सेन वंश ने आक्रमण करके, या सेन वंश के राजाओं ने, क्योंकि वो राजा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मानने वाले थे, तो सेन वंश के राजाओं ने बुद्धिज्म को संरक्षण नहीं दिया, और लिहाजा बुद्धिज्म माने ये नालंदा का डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा उनका कहना है। और उनका सीधे सीधे राम पुनियानी का जी का ये नहीं कहना है कि किसने मारा। वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि पुष्यमित शुंग का नाम उन्होंने लिया क्योंकि वो ब्राह्मण था, और लिहाजा इस वजह से ब्राह्मणों ने इसको इसको समाप्त किया। उन्होंने रुमला थापर के एक अभिलेख का जिक्र किया, रुमला थापर के हवाले से उन्होंने एक अशोक के अभिलेख का जिक्र किया 13वीं शताब्दी का, जिसमें ये कह रहे हैं कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी आता है, और इनका ये कहना है कि 13वीं शताब्दी के पहले ही नालंदा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये इनका ये कहना है। मेरा इनसे मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ। मुझे लगता है कि ये बात उस रूप में सत्य नहीं है, जिस रूप में राम पुनियानी बता रहे हैं। मेरा तीसरा आर्गुमेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक से कहना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने किताब में काउंटर रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में ये बात बताते हैं कि इन्होंने साफ-साफ कहा है कि भारत तुर्कों के अंतर्गत शासन कर रहा था, और तुर्कों में मोहम्मद गोरी था, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति या जनरल था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जब आगे बढ़ता है तो वो डिस्ट्रॉय करता है, और डिस्ट्रॉय करते हुए पटना शरीफ जो गया के पास ही है, और पटना शरीफ से ज़्यादा दूर नहीं है। उसने पटना शरीफ को लूटा और आगे भी जाकर के लूटता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हवाले से ये कि बहुत से मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा ही नहीं तक्षशिला को भी समाप्त किया। और ये कहते हुए उनकी बातों में तर्क तर्क शक्ति इसलिए नज़र आता है कि कोई भी धर्म, पूरी दुनिया के धर्म, चाहे वो प्रोटेस्टेंट की बात हो, चाहे कैथोलिक धर्म की बात हो, चाहे पोर्चुगीज़ में जो धर्म है क्रिश्चियनिटी की हो, चाहे आप इज़राइल और फ़िलिस्तीन की घटना देख लीजिए, पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, और किसी सभी धर्मों को किसी न किसी राजा ने संरक्षण दिया है, तभी वो धर्म फले-फूले हैं। और अगर कोई धर्म समाप्त भी होता है तो उसके पीछे भी राज सिंहासन का ही हाथ होता है। यदि कोई धर्म फल-फूल नहीं रहा तो राज सिंहासन ही, यानी राजा ही उसके ज़िम्मेदार है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद गोरी का जनरल जो था, हम सबको पता है कि भारत में 1191 में तराइन का युद्ध होता है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसी दौरान ये मोहम्मद गोरी का जो जनरल था, जो पटना शरीफ से आगे बढ़ते हुए बख्तियार खिलजी ने नालंदा को इस उद्देश्य से लूटने का प्रयास किया कि यहाँ पे दुनिया के तमाम खजानों की बात है, ग्रंथों की बात है, और यहाँ पे विद्वानों की बात है। कई बार इन्होंने विद्वान को अपने लिए इस्तेमाल किया। मोहम्मद हबीब की किताब है, किताब का नाम है कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ
इंडिया, उस किताब में इन्होंने ये बताया है कि जो तुर्कों का आक्रमण भारत में था वो इस्लाम को बढ़ावा देने की वजह से नहीं था। कई बार इतिहासकारों ने, खासकर जो 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 मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, तमाम कुछ इतिहासकार, और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार जिसमें हार्डकोर लिबरल इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम का प्रचार ज़्यादा हो, इसीलिए बुद्धिज़्म को समाप्त करने का प्रयास किया। इस आर्गुमेंट में दम नहीं है। यह बाइनरी मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ इंगित करती है या कम्युनल हिस्ट्री की तरफ इंगित करती है कि उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया इसलिए कि इस्लाम भारत में फले-फूले। लेकिन तुर्कों के शासन काल में कहीं पे भी मेरे प्रोफेसर हरबंश मुखिया के हवाले से कह रहा हूँ या जेएनयू के तमाम इतिहासकारों के हवाले से कह रहा हूँ कि कहीं पे भी इस्लाम ने इस्लाम के प्रचार करने के उद्देश्य से किसी धर्म को नष्ट नहीं किया, बल्कि वो धर्म उनके निशाने पे नहीं था, उनके निशाने पे खजाना था, उनके निशाने पे विद्वता था, उनके निशाने पे ऐसे लोग थे जिनके माध्यम से वो अपनी साहित्य का प्रचार प्रसार कर सके। तो बख्तियार खिलजी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हवाले से बख्तियार खिलजी ही ने वहाँ पे अटैक किया। किस लिए अटैक किया? क्योंकि उस वक्त इस्लाम का प्रचार था, इस्लाम का कर रहा हूँ, उस वक्त लूट खसोट की वजह से। हमको सबको पता है कि बंगाल में कई वंशों का शासन था, तो आपस में बहुत युद्ध होते थे और इस युद्ध के कारण भी, और वहाँ पे युद्ध इस वजह से नहीं होते थे कि उनको किसी धर्म का प्रचार करना, इस वजह से थे कि उनको क्षेत्र को जीतना होता था कि हम अपने कितना ज़्यादा क्षेत्र का विकास कर सके, कितना ज़्यादा हम लूट खसोट कर सके। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी किताब में विंसेंट स्मिथ का एग्जाम्पल दिया कि विंसेंट स्मिथ ने अपने किताब में अपने उनका अर्ली ब्रिटिश इंडिया करके किताब, उस किताब का रेफरेंस देते हैं कि विंसेंट स्मिथ ने ये कहा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया है। उसी का कोट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, और वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मोहम्मद गोरी, गजनबी तमाम लोगों के बारे में लिखते हैं। हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कई जगहों पे ये नहीं कहते हैं, उस तरह से बुरा नहीं कहते हैं जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के इतिहासकार दिखाने का प्रयास करें। जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी बंद पड़ी है, उस आधार पे कह रहे हैं। एक एक दूसरा बड़ा सबूत हमारे पास है, उस काल के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर से मिनहाजुल सिराज नामक इतिहासकार हैं, उन्होंने तबकाते नासरी नामक किताब लिखते हैं। तबकाते नासरी में भी ये बात जिक्र है कि बख्तियार खिलजी गोरी के जनरल हैं जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को लूटा है। यह बात उसमें अतिशयोक्ति की भी बात की गई है, जैसे कि 3 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही। हालांकि इस अतिशयोक्ति में दम नहीं है, लेकिन ये दम जरूर है कि उन्होंने अटैक किया है। मैं बता रहा हूँ कि दोबारा से मैं कनिंघम पे आता हूँ, और ज़्यादातर आपका ब्रिटिश इतिहासकार उस ज़माने में जो 19वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के इतिहास लिखन हुए हैं, ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्टोरियंस, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हुई। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ का मतलब होता है कि आपको फील्ड सर्वे करना है। फील्ड सर्वे खासकर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से फील्ड सर्वे करना है। तो जो विंसेंट स्मिथ की का स्टडी है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर हुआ है। तो चूंकि आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी विश्व के दीवालों का अध्ययन है, पत्थरों का अध्ययन है, उस एरिया का अध्ययन है। तो सबसे अच्छा एविडेंस, जो ठोस एविडेंस एक इतिहासकार के नजरों में माना जाता है, वो ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का ही हम हवाला दे। तो हमारे पास 2 हवाला है। एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का हवाला है जो विंसेंट स्मिथ रेफर्ड करते अपने पुस्तक में, जिसका हवाला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने पुस्तक में करते हैं। दूसरा हमें तबकाते नासरी का हवाला है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं एक लिटरेरी एविडेंस है, दूसरा ये एविडेंस है जिसमें अतिशयोक्ति की बातें कम है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने के जो कथन है वो निश्चित तौर पे सत्य है। इसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के इतिहासकारों के द्वारा की जा रही है, जो कि निश्चित तौर पे गलत है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत सारे सोर्सेस और लेखकों, इतिहासकारों के हवाले से पूरी बात रखी
और जो हमारे दर्शक हैं अगर वो आपकी बात पूरी सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है और कौन सोर्स कितना ऑथेंटिक है और किस पर भरोसा करना है और किसके ज़रिए राय बनानी चाहिए। चूँकि आपने सर काफ़ी बातें जो है आपके पहले ही सवाल के जवाब में आपने कह दिया, तो बहुत सारे सवाल जो है जो मेरे दिमाग में थे, उनके जवाब मिल गए हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा खुद की जानकारी के लिए भी और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। क्योंकि ये बहस बहुत ज़रूरी हो गई है और हमारा मतलब प्रयास था कि एक न्यूट्रल ओपिनियन जो है लोगों के सामने रखा जाए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ऐसा क्यों हो जाता है जो जाने-माने इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार हैं, जिनका सम्मान है, वो चीज़ों को जो है दूसरी तरह से प्रकट करते हैं। जैसे आपने कहा कि तपस्या की और फिर बिजली चिंगारी गिर गई, आग लगी 3 महीने तक जलता रहा। ऐसा क्यों होता है कि जब आधुनिक मतलब आर्कियोलॉजिकल तथ्य सामने आते हैं, तकनीक आ गई है, जान-पहचान उसकी टेस्टिंग हो सकती है, फिर भी हम इनको वरीयता देने लगते हैं, इनको कोट करने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था। जबकि हम साइंस में बिलीव करते हैं और हम साइंस को मानते हैं और आधुनिक दौर में साइंस ने दिखाया है कि वो कितना आगे जा सकता है। मंगल ग्रह पे तो भारत खुद ही पहुँच गया है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि फिर हम उन दलीलों को क्यों देते हैं, जिसमें अंधविश्वास होता है, तपस्या, चिंगारी इस तरीके की? बहुत सही सवाल है। देखिए, मैं अपने बच्चों को इतिहास लेखन जब पढ़ाता हूँ, तो ये कहता हूँ कि इतिहास में ज़हर भरा पड़ा है। हिस्ट्री टोटली पॉइज़न है, क्योंकि इतिहास हमेशा शासकों के नज़रिए से लिखे जाने का प्रयास किया गया है। इतिहास का बेसिकली प्राइमरी सोर्स के आधार पे ना राय बना करके या किंवदंती की राय बना करके उनको दरअसल खुश करने का ज़िम्मेदारी है कि वो खुश करें। जैसे अभी यही यही कहानी देखिए। अब क्या ये संभव है कि चिनगारी से किसी यूनिवर्सिटी का एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाए? ये किंवदंती है। तो यहाँ पे इतिहासकारों ने अपने शासकों का, क्योंकि हमको सबको पता है कि ज़्यादातर इतिहासकार भारत में 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद लिखा गया। बेसिकली भारत में तो इतिहास था ही नहीं। और दुखद बात है कि इतिहास लिखने की परंपरा जो अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू होती है। आप ये देखिए कि प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, ये सब इतिहास भारत में होता ही नहीं यदि अंग्रेज इतिहासकार या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी आते नहीं। तो अंग्रेजों ने क्यों लिखा? उनका मकसद तो ये नहीं था कि भारत का विकास करना, उनका मकसद तो ये था कि अपने शासकों को, माने ब्रिटेन के जो शासक है उनको बताना कि किस आधार पे हम देश को गुलाम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, और कैसे यहाँ के लोगों ने, अपर कास्ट के लोगों ने कैसे साठ-गांठ किया। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। साउथ इंडिया के एडगर थर्स्टन थे। एडगर थर्स्टन ने 7 वॉल्यूम में किताब लिखी जिसका नाम है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ सदर्न इंडिया। 7 वॉल्यूम में है। और इसके जो ये मद्रास म्यूजियम के गवर्नर थे एडगर थर्स्टन, और इनका सहयोग करने वाले के रंगाचारी थे। के रंगाचारी बाई कास्ट ब्राह्मण थे। अब इतिहास पे आप नज़र डालेंगे, इस सातों वॉल्यूम में मैंने बारीकी से पढ़ी है इसको, नज़र डालेंगे तो ये कास्ट वाइज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपके कई डिपेंडेंट कास्ट का ज़िक्र करते हैं, तमाम कास्ट और सारे जातियों का उत्पत्ति बताते हैं कि ब्राह्मण से हुआ है। मतलब चमार की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई, आपका विश्वकर्मा की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई, तमाम। अब बताइए अंग्रेज को कैसे पता कि सबकी उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई? तो के रंगाचारी ने क्या किया, चूंकि बीइंग अ ब्राह्मण ही प्रोवाइडेड ऑल डॉक्यूमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो व्हाट हैपेंड, उन्होंने सब प्रोवाइड किया और के रंगाचारी ने मैनिपुलेट किया। मैं हमेशा एक इतिहासकार का जिक्र करता हूँ जिनका नाम है फ्राइकनबर्ग, अमेरिका के इतिहासकार हैं। उन्होंने ये कहा कि
ओरिएंटलिज्म एक इतिहास का टर्म है, जो अमेरिका में रह करके, वेस्टर्न कंट्री में रह के भारत के ऊपर जो इतिहास लिखते हैं उसको ओरिएंटलिज्म कहते हैं। ओरिएंट का मतलब पूर्व होता है, ईस्ट होता है, तो ईस्ट के ऊपर किताब लिखने वालों को ओरिएंटलिज्म कहते हैं। तो उस किताब के हवाले, उस आइडिया के हवाले से बोलते हैं कि जितने भी ओरिएंटलिस्ट इतिहासकार हैं, कितना गडमड किया है, किस वजह से किया है, क्योंकि यहाँ के लोकल जो इंटेलेक्चुअल थे, अब लोकल इंटेलेक्चुअल कौन थे, ब्राह्मण थे, तो इन ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए जिसको कॉपी कर दिया गया है, और कॉपी कर देने की वजह से क्या हुआ कि हुबहू अंग्रेजों ने उसको उतार दिया। अब बताइए, अंग्रेजों को कैसे पता कि ब्राह्मण सुपीरियर है, अंग्रेजों को कैसे पता कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित है, ये छोटी जाति के लोग हैं। तो ये ब्राह्मणों ने चाल चला, और ब्राह्मणों ने न केवल अंग्रेजों को धोखा दिया बल्कि मुसलमानों को भी धोखा दिया। इन जैसे चंद्रभान ब्राह्मण शाहजहां के चीफ मुंशी थे, और उन्होंने, चंद्रभान ब्राह्मण ने कई से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए, और हमें तुर्कों के बारे में पता है, कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे भारतीय स्टडी को अध्ययन करें, उनको तो शासन करना था, तो उन्होंने लोकल लोगों में, इनको लगा कि सबसे मजबूत कि ब्राह्मण है, तो इन लोगों ने मैनिपुलेट करके मुसलमानों को भी मूर्ख बनाया, जैसा कि फ्रैकेनबर्ग कहते हैं। और एक अच्छा एग्जांपल ये मैं दे रहा हूँ, अकबर का एग्जांपल दे रहा हूँ। अकबर का तीसरा जो वॉल्यूम है, आईने अकबरी, आईने अकबरी देखिएगा, आईने अकबरी मनुस्मृति का लगभग लगभग टू कॉपी है। तो अकबर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अबुल फजल इतिहास का ये राज्य के इतिहास का था। अब अबुल फजल ने क्या किया कि राज्य के, उन्होंने, उसने क्या किया कि लोकल लोगों को, जैसे उस जमाने के जो लोकल थे, उनको बुलाया और कहा कि तुम भारत का इतिहास लिखो। तो अबुल फजल ने उन ब्राह्मणों से इतिहास को कलेक्ट किया और अकबर के सामने प्रेजेंट कर दिया और आईने अकबरी में रख दिया। इसीलिए आईने अकबरी का तीसरा भाग में मनुस्मृति के हिसाब से जो लिखा गया कि ब्राह्मणों को क्या कर्तव्य है, क्षत्रियों को क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या, ये पूरा हवाला दिया गया है उसमें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इतिहासकारों ने कैसे गड़बड़ किया है, इतिहास जहर भर दिया इन लोगों ने। और मैं आपसे पहले भी, पता नहीं आपसे बातें की थी, कहीं बातें की थी, भारत का इतिहास अपर कास्ट का इतिहास है, और अपर कास्ट का इतिहास अपर कास्ट के लोगों के द्वारा लिखा गया है, और अपर कास्ट के बारे में लिखा गया है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री लीजिए, अपर कास्ट का इतिहास अपर कास्ट के द्वारा है, उसमें हम लोग तो कहीं है ही नहीं। अब बुद्धिज्म को भी अपर कास्ट के लोगों ने बदनाम कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से इस्लाम में जब तुर्क आए तो ब्राह्मण उसमें घुस गए, उन्होंने पहले प्राचीन काल में संस्कृत लैंग्वेज सीखा। लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम लोग लैंग्वेज को इग्नोर करते हैं, बिना लैंग्वेज से हिस्ट्री चलती नहीं, प्राइमरी सोर्स के लिए इंग्लिश। तो प्राचीन काल में क्या इंपॉर्टेंट था, संस्कृत ब्राह्मणों ने सीखा, पाली किसने सीखा, इन ब्राह्मणों ने सीखा। और ये जो पाली के साथ जो लोकल लैंग्वेज था उसको ब्राह्मणों ने सीखा, पिंगल डिंगल कहते हैं जिसको, इन्होंने सीख करके अपने हिसाब से वेद, रामायण, महाभारत का रचना की, जो काल्पनिक काल्पनिक रचनाएं हैं। मध्यकाल में हम आते हैं तो आपके तमाम ग्रंथों को इन तुर्कों ने, इन मुगलों ने ट्रांसलेट किया, गीता, रामायण, महाभारत सबको ट्रांसलेट किया। जब मॉडर्न में आते हैं तो इन अंग्रेजों ने इसी गीता को, इसी मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया। तो क्या हुआ इनडायरेक्टली। अच्छा, जब मॉडर्न युग में आएंगे तो आप देखिए, हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं, भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन लोग हैं भाई, ये अपर कास्ट के लोग हैं। हो सकता है इसमें कुछ अच्छे लोग हों, तो लिखा कौन, बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार, ये कौन लोग हैं, बी आर ग्रोवर, रोमिला थापर, ये किस किस कास्ट के लोग हैं। तो आप जब शेखर बंदोपाध्याय, यदि आप एक लिस्ट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि 90% इतिहासकार ब्राह्मण हैं, और जो फिगर भी है वो ज्यादातर अपर कास्ट के हैं। तो हम लोग कहाँ गए, तमाशा देखने चले गए। तो चूंकि हमारा इतिहासकार, हमने अपने इतिहास का पैदा ही नहीं कर पाए हमारे समाज में, तो इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक इकलौते ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं जो एक तरह से प्राइमरी सोर्स का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी प्राइमरी इन्हीं सोर्सों का आधार बनाया बहुत जगहों पे, अपने हिसाब से इतिहास लिखा। आप जरा सोचिए कि अगर हमारे इतिहासकार बड़ी मात्रा में पैदा होते तो ये जो कहानी चल रही है ये कहानी नहीं चलती। तो दुखद बात है, अब क्या किया जाए। तो इतिहास को, अब देखिए इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन ये है कि ये खलनायक भी हैं, ये हीरो भी हैं, और हम लोग न खलनायक है न हीरो, हम बाहर खड़े हैं। हमको खलनायक अगर होता है तो गुस्साते हैं, और हीरो तो ताली बजाते हैं। तो अपर कास्ट का हीरो है, गब्बर सिंह खलनायक है, और अमिताभ बच्चन और ठाकुर हीरो हैं। तो हम गब्बर सिंह के लिए गाली देते हैं, और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और ठाकुर के लिए ताली बजाते हैं। तो हम लोग कहाँ हैं? बाहुबली फॉर इंस्टेंस, बाहुबली में भी आप देखिए इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया है। बाहुबली में राजा जो है वो हीरो भी है, उसी में जो उसकी जो माँ है या दूसरा उसका भाई है वो खलनायक का काम किया है। और हम लोग जनता हैं, हम बाहुबली पे उदास होते हैं, बाहुबली पे खुश होते हैं। यही इतिहासकार का काम है। तो हमारे 90% बहुजन समाज के लोग इतिहास से बाहर रहे, उन्होंने अपना इतिहास गढ़ नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया। यदि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरह इतिहास हम गढ़ते तो इतिहास एकदम से अलग नजरिया होता, और हमारे हजारों आइकन्स होते जो इतिहास के पन्नों में दब गए हैं और हम कभी इतिहास गढ़ नहीं पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास जहर है, जिससे हमको हमारे समाज को निकालना पड़ेगा। जी ठीक है सर, चूंकि हम जो समय सोच रहे थे आधे घंटे का थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है सर कि जो आपने बातें कही हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं। और आज अगर बाबा साहेब ने नालंदा पर लिखा नहीं होता कि किसने जलाया क्या, भले ही उसका इस्तेमाल जो है उनके लिखे का इस्तेमाल राइट विंग के लोग कर रहे हैं कि देखो देखो बाबा साहब ने लिखा है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया, सॉरी बख्तियार खिलजी ने जलाया, सॉरी। और जो लोग जो इधर के लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, जो एक तरीके से कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जलाया, तो अब बाबा साहब के लिखे को राइट विंग के लोग, जो भाजपा समर्थित कुछ लोग हैं, वो कोट कर रहे हैं कि बख्तियार खिलजी ने जलाया। आपका बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मैं आपने अभी जो आखिर में जो अपना दूसरे सवाल पर आपने बोले, मुझे लगता है सर कि जो एजुकेशन, जो दलित पिछड़े समाज के पास जो एजुकेशन बहुत देर से मौका मिला, इसको आप जिम्मेदार मानते हैं कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका देर से मिला, इसलिए वो जो है इतिहास अपना लिख नहीं पाए, या फिर आप मानते हैं कि जो पीछे से गलतियां हुई? नहीं, ये तो सत्य है कि पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, तो जाहिर है कि लेट न्यू कमर हैं हम लोग और नहीं समझ पाए। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि जिन लोगों को मौका मिला वो क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है। हमारे आज़ादी के 75 वर्षों के बाद रिजर्वेशन लागू हुआ, तो क्या हम मान लें कि दलित समाज में इतिहासकार नहीं हुए? इतिहासकार तो हो रहे हैं। जेएनयू के इतिहासकार हैं, हमारे जैसे लोग इतिहासकार, और भी इतिहासकार हैं। तो वो लोग बाबा साहब जैसे अम्बेडकर की तरह क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है। जिनको मौका मिल रहा है वो तो कम से कम लिखना पढ़ना शुरू करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण सबसे मोबाइल कम्युनिटी है, तो ब्राह्मण अगर प्राचीन काल में संस्कृत सीख रहा है, पाली सीख रहा है, डिंगल सीख रहा है, पिंगल सीख रहा है, अरबिक सीख रहा है, उर्दू सीख रहा है, पर्शियन सीख रहा है, अंग्रेजों के काल में डच सीख रहा है, पोर्चुगीज सीख रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं ये लैंग्वेज आना चाहिए? जब जब तक आप प्राइमरी सोर्स के आधार पे लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे तो कैसे आप उनकी गलतियों को पकड़ेंगे? अब मैं इंग्लिश सोर्स पे एक्सपर्टीज हूँ, तो मैं साउथ इंडिया के एक्सपर्टीज साउथ इंडिया से पकड़ रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ, अब देखिए इन लोगों ने कितना इतिहास में गड़बड़ किया। जैसे बहुत सिंपल सतही स्तर पे आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। इन्होंने कहा कि कबीर मर गए, और कबीर मरने के बाद मगहर चले गए, मगहर में गए तो इनका शरीर फूल बन गया। फूल बन गए तो हिंदू मुसलमान बाँट लिए। अब सोचना चाहिए, ध्यान से सोचना चाहिए, क्या कभी किसी व्यक्ति का शरीर फूल बन सकता है? माने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में जाएँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि कबीर साहब का शरीर फूल बन जाएगा और लोग बाँट लेंगे। लेकिन ये पता नहीं कैसे कहानी डेवलप की गई ओरल हिस्ट्री में, और इसको हमने भी पढ़ा, और हम कॉम्युनल हार्मोनी को बचाने के लिए बार-बार इस बात को कोट करते हैं। जो गंगा जमुनी तहज़ीब के इतिहासकार जैसे ताराचंद, इस तरह के तमाम इतिहास की बात कर, जैसे अभी आपको मैंने वही एग्ज़ाम्पल दिया कि चिनगारी 12 वर्ष यज्ञ किए और चिनगारी पैदा हो गई, कमाल की बात है। मैंने कौन सा यज्ञ किया कि चिनगारी पैदा हुई? चिनगारी इतनी पावरफुल थी कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी पे गई और जलकर राख हो गई। माने ये कौन सा मूर्खता का लॉजिक है? लेकिन इसी आधार पे ब्राह्मण इतिहासकार इस बात को कह रहे हैं। इसी बात को डीएन झा ने कहा, इसी बात को रोमिला थापर कहीं न कोट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत है।
दूसरा कभी जैसे हमारे गौतम बुद्ध को कहते हैं कि पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, विष्णु के अवतार थे। अब ये कहाँ से लॉजिक आ गया कि विष्णु के अवतार थे? लेकिन हमने इसको मान लिया है। तो इसी तरह रामायण महाभारत को मान लिया जो कि एकदम से काल्पनिक है। क्या कभी तीर चलाने से बारिश हो सकती है? क्या कभी तीर चलाने से अग्नि होगी? लेकिन रामायण महाभारत एक हिस्टोरिकली एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है। और पूरे प्राचीन काल के इतिहास में वेद, रामायण, पुराण, साहित्य को इम्पोर्टेंस दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो बाद में बना। यहाँ तक कि कितना दुखद बात है कि प्राचीन काल के इतिहासकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे को हटा देते हैं, उसको बोलते नहीं, उसको उसका इस्तेमाल नहीं करते। लिटरेरी सोर्स क्या तो वेद में है, हाँ, साइंस कहाँ वेद में है। अब बताइए, मोदी सरकार ने दुनिया को आंखों में धूल झोंक रही है। इसको लगता है कि दूसरे इतिहासकार उसको बोलेंगे नहीं। बताइए, अभी इंडियन हिस्ट्री साइंस जो इंडिया बैंगलोर है उसका इस्तेमाल किया, आईआईटी का इस्तेमाल किया, सब जगह कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जो साइंस है उसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ तक कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी बदल दिया, सरस्वती सभ्यता बता दिया। अब हम अगर साइंस की बात करें तो पानी तो है मेरे भाई, गंगा क्या पानी तो है, जमुना क्या पानी तो है, सरस्वती क्या पानी तो है। तालाब का पानी और गंगा एक ही है, लेकिन हमने नाम क्या रखा, गंगा, जमुना, सरस्वती, और न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया। एक ताजा एग्जाम्पल, मेरे पिताजी बचपन में कहते थे कि महाभारत इतना लड़ाई हुआ है कि कुरुक्षेत्र के मकान में जाइएगा, अगर एक हाथ खन दीजिएगा, खोद दीजिएगा तो खून निकलेगा। मैं कुरुक्षेत्र वाकई गया, और ज्योति शहर जहाँ पे महाभारत की लड़ाई के बारे में जिक्र है, ज्योति शहर गया, और वहां पे एक हाथ तो छोड़िए, पता नहीं कई हाथ लोग खोदे हुए हैं, कोई खून नहीं निकला। लेकिन ये किंवदंती है। इसके बाद मैंने कहा ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो होगा। तो मैं कुरुक्षेत्र म्यूजियम गया। जब म्यूजियम गया तो पता चला कि वहां पे पर्दे पे फिल्माया गया है कि ये कृष्ण यहाँ पे है, ये है। कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं है वहां पे। कृष्ण कृष्ण संग्रहालय है, कृष्ण संग्रहालय में भी है ये किंवदंती वाला। अरे अब किसको मूर्ख बना रहे हो भाई आप, कि किंवदंती से आप इतिहास गढ़ रहे हो? आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे लाओ ना, आप बताओ ना कि कहाँ पे है, आप एक ठोस सबूत लेकर आओ। मैं अपने पिता का बेटा हूँ, ये डीएनए कहता है, ये साइंस कहता है। तो आप ऐसे डीएनए लेकर आओ। हम अगर कहें तब हमारे जैसे इतिहासकार अगर मना करें तब तो बात होगी। आप ये देखो, रामेश्वरम की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की बात कर रहे हैं। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि समुद्र के अंतर्गत अब घुसना है, समुद्र के अंदर पढ़ाई करना है। एक प्रोफेसर है आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आलोक त्रिपाठी, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो द्वारका का अध्ययन करें, रामेश्वर का अध्ययन करें। तो उन्होंने द्वारका का अध्ययन किया। आपको पता है कि मोदी साहब गए थे। अब उन्होंने कहा कि अंदर देखिए द्वारकाधीश यहाँ पे आए थे हुआ। ये कितना बड़ा मूर्ख बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। मतलब इतिहास में हमेशा छेड़खानी हुई है। और इन लोगों ने, शासकों ने, देखिए शासक की अपनी जात नहीं होती है। शासक शासक होता है, वो अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ मरोड़ प्रस्तुत करता है। अब मोदी सरकार अपने तरीके से तोड़ मरोड़ प्रस्तुत करे, अलग अलग तरीके से। तो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ नंदलाल भाई कि हाँ सर, एक आपने कहा कि शासक की जो है जाति नहीं होती, लेकिन सर हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री है उनकी जाति है और धर्म भी है, और वो उसका प्रदर्शन भी करते हैं, संवैधानिक जगहों पे भी करते हैं और बखूबी कर रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे सहमत हूँ। ठीक है, मैं आपकी बातों का ही जवाब दे। मैकियावेली का आपने नाम सुना है? जी जी। मैकियावेली ये कहता है कि शासक को, मैकियावेली कहता है शासक को बहुत मैनिपुलेटिंग होना चाहिए। शासक की सब कुछ होता है, जात भी होता है, धर्म भी होता है, मजहब होता है, लेकिन शासक जब अपने हिसाब से, चूंकि वो अपने हिसाब से जीना चाहता है, तो जब वो अपने हिसाब से करना चाहता है तब वो अपने आप को दूसरे के सामने कहता है कि शासक की जात नहीं होती। पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिकल सिस्टम आप देख लीजिए। तो मोदी साहब क्या कहते हैं, दलित के पास जाएंगे तो कहते हैं कि देखिए दलितों को ना मारिए, दलित तो हमारे, अगर दलित को मारना तो पहले गोली मारिए। फिर कहते हैं कि देखिए मैं दलितों के साथ इतना दिन तक काम किया। पंजाब में जाएंगे तो कहेंगे मैं सिखों के साथ काम किया। असम में जाएंगे तो कहेंगे कि देखिए मैं यहाँ पे आया था, रेलवे स्टेशन में रहकर 36 साल मैंने चाय बेची थी। तो देखिए कैसे मैनिपुलेटिंग होता है। इस आधार पे मैं ये बात कह रहा हूँ राम, कि कैसे शासक हमको मूर्ख बनाता है। शासक चाहता तो झगड़ा ही नहीं होता, ये झगड़ा ही होता है। हम भी तो इंसान थे।
विक्रम भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है। मूक नायक की जरूरत ही नहीं पड़ती। द मूक नायक की क्या जरूरत पड़ी? द मूक नायक इसलिए जरूरत पड़ी कि इस देश के शासकों ने हमारे लोगों को हिस्ट्री में जगह नहीं दी, मीडिया में जगह नहीं, तभी तो द मूक नायक का जन्म होता है। मीना कोटवाल ने इतना पेन क्यों लिया? इसलिए तो पेन लिया। आप हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? हमसे दूसरे सवाल दूसरे लोग क्यों नहीं सवाल करते? मुझे ये मान लिया गया कि मैं दलित आदमी हूं तो दलित पे बात करूं। अरे मैं दलित पे, केवल दलित पे ही बात करूंगा? मैं एक इतिहासकार हूं ना। इतिहासकार को कोई जात नहीं होती, लेकिन इन लोगों ने ये कह दिया कि इतिहासकार की भी जाति है। तो जब भी दलित पे सवाल होगा तो मुझसे पूछा जाएगा। मुझसे ऐसे क्यों नहीं पूछा जाता डिबेट पे? भाई इतिहास पे जब डिबेट चला तो विक्रम को बुलाइए, नहीं पूछा जाएगा। मंत्रालय की बात करें तब नहीं पूछा जाएगा। आप देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ प्रोफेसर तुलसीराम सर का। तुलसीराम सर जेएनयू में रशियन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। रशियन हिस्ट्री से सवाल उनसे नहीं पूछा गया। आज भी उनको जाना किस लिए जाता है? क्योंकि वह एक मुदैया नामक अपनी आत्मकथा लिखे, इसलिए जाना जाता है। कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है मेरे भाई! ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स को मार देने की कॉन्स्पिरेसी है कि आप विक्रम को दलित बना दो, उनको विवेक कुमार को धोबी बना दो, उनको रशियन जो राइटर हैं उनको आप दलित बना दो। इस तरह से हमारे समाज को बांटने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, हमको दलित में सीमित कर दिया गया। विवेक सर सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनसे सोशियोलॉजी पे बात कीजिए। आप बात करेंगे, आप कहेंगे नहीं ये तो दलित पे बात करेंगे। प्रोफेसर हमारे वानखेड़े हैं पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी पे बात कीजिए, नहीं तो आप दलित पे बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में हमारे दोस्त हैं, आप बात कीजिए बजट पे, नहीं तो बजट पे नहीं बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? दलित बजट पे बात करेंगे। बजट भी बात करें दलित पे। तो आप जैसे कितनी बारीकी से हमको एक क्षेत्र में रोक दिया गया है और हमको समाप्त करने का प्रयास किया है। आपने कहा दलित साहित्य पढ़ाइए, ठीक है दलित साहित्य पढ़ाएंगे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का भी तो मैं विशेषज्ञ हूँ, उस पे काहे नहीं सवाल पूछते हैं? तो भारतेंदु चंद्र पे कौन बोलेगा? तो तिवारी जी बोलेंगे। रामचंद्र शुक्ल पे कौन बोलेगा? तो शुक्ला जी बोलेंगे। विक्रम कब बोलेंगे? नहीं, अम्बेडकर पे आएंगे तो विक्रम बोलेंगे। तो ये तो ठेका ले रखे हैं ना। जितने भी अपर कास्ट के, अब तो इतना दुखद बात है कि अपर कास्ट के लोग तो अगर दलितों पे बात कर रहे हैं, अब वो बात करेंगे तो कहेंगे असल इतिहासकार वो हैं। बहन मायावती पे सवाल आएगा तो अजय बोस को पकड़ लाएंगे। अजय बोस कौन है? मेरे ख्याल से बंगाली ब्राह्मण है। बद्रीनाथ तिवारी सर को पकड़ लाएंगे दलितों पे बात करने के लिए। तो क्यों वो बात करेंगे ज्यादा ऑथेंटिक होगा? विक्रम हरिजन बात कर देंगे तो कहेंगे ये तो दलित है, इसको तो कुछ नहीं आता है। तो आप जरा सोचिए कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी इस देश में है कि आपको लिमिटेड कर दिया गया है, आपको बता दिया गया कि आपकी औकात यही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का इतिहास जहर है और जहर भरा पड़ा है। भारत के इतिहास को समझने के लिए हमारे समाज के लोगों को आना बहुत जरूरी है और बड़ी मात्रा में आने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया सर। और आज की ये बहस जो है बहुत ही जबरदस्त बहस रही, मैं यही कहूँगा। और आपने काफ़ी कुछ क्लियर किया और आने वाले दिनों में हम लगातार बात करते रहेंगे, चाहे इतिहास का मुद्दा हो या इकोनॉमी का या सोशियोलॉजी का। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। और मुझे लगता है कि आपने जो तथ्य रखे हैं, जो सबूतों के हवाले से जो बात कही है, जो साक्ष्य रखे हैं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे ये क्लियर हो जाएगा कि नालंदा का विनाश कैसे हुआ, किसने जलाया और कैसे जलाया गया। और हाँ, जब भी आप हमारी बात सुने तो आंख और कान थोड़ा खुले रखें, क्योंकि अगर आप एक एजेंडा के तहत सुनेंगे तो आपको जो है जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप साफ दिल से सुनेंगे तो जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और ऐसे ही वीडियोस के लिए द मूक नायक को सब्सक्राइब करिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।